बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ILM के विजुअल लेक्चर्स में खुशामदीद कहता हूँ। अब हम फिज़िक्स बुक 1 को शुरू करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस किताब में 1 से लेकर 11 तक चैप्टर्स हैं। हम फिज़िक्स में लेक्चर्स की इब्तदा चैप्टर नंबर 2 से करेंगे। ये चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़, वेक्टर्स और स्केलर को डील करता है। हम पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या है और इसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस क्या हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर उनको मिसालों से, न्यूमेरिकल और दूसरी मिसाल ग्राफिकल मिसालों से एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ ही टॉर्क और इक्विलिब्रियम पे भी बात करेंगे। इनसे पहले मैं थोड़ी सी इब्तिदा फिज़िक्स के बाद फिज़िक्स की तारीफ से करना चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। आप कलाम पाक में फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इंतहाई मुतनासिब और खूबसूरत जिस्म अता किया, उसके साथ अक़्ल सलीम अता की और साथ ही हवास ख़म्सा से नवाजा। हवास ख़म्सा हमारी 5 सेंसेस हैं जिनसे हम नॉलेज को गैदर कर सकते हैं। उनमें सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ विजन और सेंस ऑफ हेयरिंग शामिल है। इन तमाम सेंसेस से जो ऑब्जर्वेशन लेकर हम एक इल्म को इकट्ठा करते हैं या इल्म हासिल करते हैं, उसको हम साइंस का नाम देते हैं। अब अगर हम अपने इल्म के नज़र दौड़ाएं, चाहे हम साइंस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, तो हमारी नज़र में फ़ौरन बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे इस कमरे में अगर हम देखें तो मेज़ है, कुर्सी है, कैमरा है, फुट है, मार्कर्स हैं और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन ये तमाम चीज़ें हमें रोशनी की मदद से नज़र आ रही है। थोड़ी देर अगर हम यहाँ रुकेंगे तो गर्मी का एहसास भी होगा और जब बाहर चले जाएंगे तो गर्मी या सर्दी का एहसास कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये जो कुछ हम चीज़ों का नॉलेज हासिल करते हैं किसी भी ज़रिए से, अपनी सेंसेस से, मशीनों की मदद से या बगैर मशीनों की मदद से, उनमें से उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो चीज़ें होती हैं जिनका एक मखसूस हुज्म होता है, वॉल्यूम होता है और जिनका वज़न होता है, और कुछ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनका मखसूस हुज्म नहीं होता, उनको हम वेट नहीं कर सकते। एक को हम मादे का नाम देते हैं जिसका मखसूस हुज्म होता है और जिसका वज़न होता है, और दूसरी जैसे हरारत है, आवाज़ है, रोशनी है, ये चीज़ें थोड़ी हो ज़्यादा हो। मसलन कमरे में 60 वॉट का बल्ब लगा होगा, उसकी रोशनी भी तमाम कमरे में फैल जाएगी। अब हमने सर्च लाइट्स लगाई हुई हैं तो उनकी रोशनी भी कमरे में फैल जाएगी, तो इनका कोई मखसूस हुज्म नहीं होता। इसको हम तवानाई का नाम देते हैं। इंसान सदियों से इसी तवानाई और मादे की खोज में और इस तवानाई और मादे के बारे में जो इल्म हम हासिल करते हैं उसको हम फिज़िक्स कहते हैं। और ये डेफिनेशन जो मैंने यहाँ लिखी है, ये डेफिनेशन फिज़िक्स की, ये बहुत प्रिसाइज और कॉम्पैक्ट किस्म की डेफिनेशन है और एग्रीड। क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द फ्रेम ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब इस फिजिक्स की बुनियाद या फाउंडेशंस आर लेड अपॉन द फिजिकल क्वांटिटीज। सवाल ये पैदा होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज वो हैं जिनको हम नाप सकते हैं, जिनको हम कोई यूनिट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर इस कमरे में अगर हम बात करें तो कुर्सियों का मास होगा, इस टेबल का मास होगा, इनका वजन भी होगा जिसको हम लीटर्स में नाप सकते हैं। और इसके अलावा हर चीज़, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं जैसे फोर्स है, एक्सेलरेशन है
और वेलोसिटी है, फिर मोमेंटम है, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटिटीज में चले जाएं, बेतहाशा क्वांटिटीज आपको मिलेंगी फिजिक्स में, ठीक है। और फिजिक्स के जो लॉज हैं इन क्वांटिटीज की शक्ल में डिफाइन करते हैं, तो फिजिक्स की तमाम फाउंडेशन जो है इन फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस करती है। तो फिजिक्स को हम नॉलेज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। उनको फिर हम मजीद दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। इसकी मिसाल एक सादा सी दूंगा कि अगर आप दुकान पे चले जाएं और उससे कहें कि हमें 4 किलो चावल चाहिए, तो आपने एक वर्ड लिखा 4, इसके साथ एक हमने लिखा केजी। अब 4 एक नंबर है, केजी हमारे पास एक यूनिट है मैथ्स। तो ये दो बातें बताने से दुकानदार आपसे दूसरा सवाल नहीं करेगा, वो आपको 4 किलो चावल तोल के दे देगा। लेकिन इस शहर में अगर आप नए आए हैं और बस स्टैंड पे आप उतरते हैं और आप किसी से पूछें कि IIM कॉलेज कहाँ है, तो वो जवाब में आपको कहता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर। तो अब 1 किलोमीटर, एक उसने नंबर बोला, 1 किलोमीटर उसने यूनिट बताई। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप IIM कॉलेज नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप मस्जिद की तरफ जाएंगे तो कहीं कैची मोड़ पे आ जाएंगे, और अगर आप दूसरी तरफ जाएंगे और प्रॉपर आपने मोड़ ना लिया तो फिर आप सेक्रेटाउन में कहीं पहुंच जाएंगे। तो अगर वो आपको सही तौर पर बताना चाहेगा इस तरह से कि आप उसकी बात को समझ जाएं, जो क्वांटिटी को बताना चाह रहा है वो समझ जाएं, तो उसको इसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर इस तरह। तो अब ये जो हाथ का इशारा किया है ये डायरेक्शन की। तो अगर आप इस जगह पे इन पर्सन मौजूद हैं तो आप हाथ से बता सकते हैं, और अगर आपने किताब में लिखा हुआ है, किसी को लिख के आप बताना हो आपने, तो फिर उसके और बहुत सारे तरीके। तो अब खुलासा ये निकला कि वो चीज़ें जो नंबर और यूनिट के बताने से समझ में आ जाएं वो हमारे पास स्केलर कहलाती हैं, और ये नंबर और यूनिट मिल के आपके पास क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे स्पीड के लिए 20 मीटर पर सेकंड, फोर्स के लिए 4 न्यूटन अलग। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने नंबर और यूनिट दोनों बताई है, मैग्नीट्यूड बताया, बात समझ में नहीं आई तो उसके लिए हमें क्या होगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो इस तरह से वो क्वांटिटी जिसको मुकम्मल तौर पर जाहिर करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े, ये हमारे पास वेक्टर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप अगर आपने किताब बनाई है, किताब में आपने बहुत सारी क्वांटिटीज लिखी हैं, तो इन क्वांटिटीज को इजहार के लिए हम हमेशा क्या होगा, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, सोडियम को Na से शो करते हैं, कैल्शियम को Ca से शो करते हैं, सल्फर को आपको S से शो करते हैं। तो ये S, Ca, N, K, ये सारी चीज़ें Na और K, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिंबल्स हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ क्वांटिटीज के लिए हम क्या होगा, कोई नाम देना चाहते हैं, और ये नाम क्या होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। तो किसी भी वेक्टर को हम सिंबॉलिकली भी जाहिर कर सकते हैं, इसके लिए लफ्ज़ नोटेशन का भी इस्तेमाल होता है, और ग्राफिकली भी जाहिर कर सकते हैं। सिंबॉलिकली सबसे पहले तो हम सिंबल चुनेंगे, जैसे एक्सेलरेशन के लिए हमने A चुना, फोर्स के लिए हमने F मखसूस किया, मोमेंटम के लिए P लिया, और टॉर्क के लिए जैसे हम टॉर्क चुनते हैं। तो हर क्वांटिटी के लिए एक नाम होगा। इनमें से जो वेक्टर्स होंगे उनको या तो हम बोल्ड फेस लेटर से शो करेंगे। ये लेटर स्मॉल भी हो सकते हैं, कैपिटल भी हो सकते हैं, इंग्लिश भी हो सकते हैं, रोमन भी हो सकते हैं। लेकिन किससे शो करेंगे, बोल्ड फेस लेटर से शो करेंगे, चाहे स्मॉल है, चाहे कैपिटल है, इंग्लिश के हैं या रोमन के। लेकिन ये तरीका ज्यादातर प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है।
असातिज़ा ने और शागिर्दों ने, असातिज़ा ने समझाने के लिए बोर्ड के ऊपर और आप शागिर्दों ने लिखने के लिए कॉपी पर जब इसको लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, यही लेटर इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल या स्मॉल, बट वी प्लेस एरोज अबव और बिलो देम। यानी ये क्वांटिटी जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए के ऊपर एरो, एफ के ऊपर एरो, ई के ऊपर एरो और टॉप के ऊपर एरो। तो मुख्तसर अब क्या हुआ कि हमने अगर वेक्टर्स को, अब वेक्टर्स में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीजें लाजमी तौर पर वेक्टर में होती हैं। हाँ, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड को हम सादा लेटर से शो करेंगे। जैसे फोर्स है आपके पास, फोर्स अगर वेक्टर के तौर पर शो करना चाहें तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। लेकिन फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड हमने लेना होगा तो फिर हम एफ नहीं लिखेंगे, फिर हम ये एफ नहीं लिखेंगे, इस एफ की बजाय हम क्या लिखेंगे, सादा एफ लिखेंगे। तो सादा एफ मैग्नीट्यूड को शो करेगा और बोल्ड फेस्ड लेटर है वो वेक्टर को शो करेगा। तो अब एक वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए वेक्टर बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और डायरेक्शन ऑफ ए। और इसको आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इसी वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन के लिए को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वेक्टर के ऊपर एरो डाला, इस ए के ऊपर एरो डाला, ये वेक्टर ए को शो करता है। यहाँ पर ए हमने सिंपल लिख दिया, इस पर एरो नहीं डाला, इसको बोल्ड भी नहीं किया। इसका मतलब क्या होगा, ये ए इस वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को शो करता है और इसके साथ डायरेक्शन लिखनी है। और डायरेक्शन को क्या करते हैं, इसी अलामत जो वेक्टर की अलामत ए है इसके ऊपर कैप डालते हैं। अब फोर्स की डायरेक्शन को आपने शो करना है तो एफ लिखकर उसके ऊपर हम कैप डाल देंगे। जिस भी लेटर के ऊपर स्मॉल या कैपिटल पे हम कैप डालते हैं वो डायरेक्शन को शो करता है और उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है इसको हम जरा अगले लेक्चर में देखेंगे, एक दो लेक्चर के बाद। मिसाल हम ऐसे लेते हैं कि हम एक फासले को शो करते हैं, यहां से 5 मीटर के फासले को शो करते हैं और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होती है। मसलन कोई आपने चीज ऊपर की तरफ फेंकी जो 5 मीटर तक ऊपर जाती है और ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ जाती है, इधर आ जाए वो 5 मीटर के फासले पर जाकर गिरती है और ये फासला हमारे पास क्या है, नॉर्थ का है। तो हम 5 मीटर के लिए मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे जो नंबर है और मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। ये सारा क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा और डायरेक्शन के लिए हम एन लिख के फिलहाल एन लिख के उसके ऊपर एरो डाल देंगे। तो अब ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया इस डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट को हमने बी से शो किया, उसके ऊपर एरो डाला। इसका मतलब ये मुकम्मल एक वेक्टर है, वो वेक्टर को शो कर रहा है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 मीटर और उसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये तो तरीका है किसी वेक्टर को सिंबॉलिकली जाहिर करने का। अब इसी वेक्टर को हम क्या होगा, ग्राफिकली भी जाहिर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम ग्राफिकली कैसे जाहिर करते हैं। Graphical representation. A vector may be represented graphically
by a straight line. With an arrowhead. Put on one of its ends. किसी भी वेक्टर को हम एक स्ट्रेट लाइन से शो करेंगे, चाहे वेक्टर सर्कुलर क्वांटिटी से क्यों ना हो, लेकिन उसको जाहिर करने के लिए हम हमेशा स्ट्रेट लाइन इस्तेमाल करेंगे और वो स्ट्रेट लाइन की एक मखसूस डायरेक्शन होगी जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी और उस तरफ जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी उस एंड पर हम एरो लगाएंगे। तो इस तरह से चाहे कोई भी वेक्टर, मिसाल के तौर पर हमारे पास वेक्टर है वेलोसिटी और इसके लिए सिंबल है v और इस v का मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड और इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट। इसको हम लिखेंगे ऐसे। हाँ, अब अगर हम गौर करें तो इसमें लाइन में नंबर वन अगर लाइन की हम बात करें तो लाइन में दो चीजें, एक आपके पास लेंथ और एक आपके पास एरोहेड। और वेक्टर में दो चीजें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या साबित हुआ कि लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी और एरोहेड जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा। इस तरह से द लेंथ ऑफ लाइन, हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे, ये इससे आगे ही the length of line on a suitable scale represents magnitude and arrowhead indicates direction. तो ये मैग्नीट्यूड है, क्या लिखा है, लेंथ ऑफ लाइन ऑन अ सुटेबल स्केल। अब हमने लाइन लगानी, लाइन तो जाहिर सेंटीमीटर में होगी, मिलीमीटर में होगी, इंचेस में होगी या फीट में होगी, जो आपके पास जगह अवेलेबल है उसके मुताबिक लेंगे। तो अब इस 20 को हमने डिवाइड करना है इतने फासले पर जो आप इस बोर्ड पर जाहिर कर सकें। मिसाल के तौर पर अगर हम ये स्केल ले लें 5 मीटर पर सेकेंड बराबर है 1 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा
4 सेंटीमीटर के। इस तरह से हमें लाइन कितनी लंबी लगानी पड़ेगी? 4 सेंटीमीटर, और उसकी डायरेक्शन किधर लेनी पड़ेगी? ईस्ट की। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर होगी और उसको षट्कोण खींचेंगे और ईस्ट की तरफ जो उसका एंड होगा, ईस्ट की तरफ उधर एरो लगाएंगे। तो ये अब लाइन जो होगी वो किसको शो करेगी? वेलोसिटी को, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 20 होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ईस्ट की तरफ। दूसरी मिसाल लेते हैं। हम शो करना चाहते हैं फोर्स को, और इसका मैग्नीट्यूड है कितना? 400 न्यूटन, और उसकी डायरेक्शन क्या है? फर्ज करो अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब 400 सेंटीमीटर की लाइन तो हम नहीं लगा सकते, हम क्या होगा, ये स्केल भी नहीं ले सकते 5 वाला। अब हम स्केल क्या लेंगे? या तो हम लेंगे 100 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर। उस सूरत में हमें 400 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी पड़ेगी, और डायरेक्शन किधर है? अलोंग एक्स एक्सिस। और अलोंग एक्स एक्सिस के लिए हम डायरेक्शन एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं, इसको कहते हैं, सॉरी, हम एरो लगाएंगे, ये लाइन हम अलोंग एक्स एक्सिस, डायरेक्शन इसकी क्या होगी? अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम लाइन लगाएंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और उसकी लेंथ कितनी ले लेंगे? वही 4 सेंटीमीटर के बराबर। अब ये 4 सेंटीमीटर की जो लाइन होगी और जो अलोंग एक्स एक्सिस होगी, वो असल में शो करेगी किसको? 400 न्यूटन और अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है अजीज तलबा, अगला लेक्चर हमारा कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे होगा। ये सिस्टम भी हम वेक्टर्स को शो करने के लिए, उनके मसाइल और वेक्टर से रिलेटेड जो ऑपरेशंस हैं उनके लिए इस्तेमाल करेंगे।